चची आधी रात को 14 साला लड़का घर ले आई। मैं तो उसे घर में देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले चची कभी कोई लड़का घर नहीं लाई थी। मैंने डरते डरते चची से पूछा, कौन है? तो कहने लगी, मेरा भाई है। मेरी भी बोलती बंद हो गई। कुछ दिन गुजरे तो चची ने उसकी शादी तय कर दी। रात हुई तो सोचा, देखो कि दुल्हन कैसी है। जैसे ही मैंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम उस्मा है। मेरी उम्र 19 बरस है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरा बाप फौत हो गया। अब्बू के मरने के बाद अम्मी ने मुझे लेकर अपने भाइयों के घर जाना चाहा, मगर चचा ने अम्मी को रोक लिया कि मैं उनके भाई की इकलौती निशानी हूँ। वो मुझे इस घर से दूर नहीं जाने देंगे। भाभी, उस्मा इधर ही रहेगी और आप भी इधर ही रहें। ये घर आपका भी है। अगर मैं आपको अपने घर से निकाल दूंगा तो कल को अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसके मरने के बाद उसकी जवान बीवी और बेटी को मैंने घर से निकाल दिया। आपको कोई भी यहाँ तंग नहीं करेगा, ये घर आपका है। चचा की बात सुनकर अम्मी को कुछ ढारस मिली। उन्होंने घर से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और उधर चची के साथ ही रहने लगी। मेरी चची बहुत तेज दिमाग की खातून थी। मौका महल देखकर वो बात करने का हुनर शुरू से ही जानती थी। जब चचा ने अम्मी से ये सब कहा तो चची ने फौरन हामी भर ली, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बात से मुकर गई, जैसे उन्हें कोई गर्ज नहीं कि हम यहाँ रहें या ना रहें। चचा की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए थे। इस दौरान वो हर पीर फकीर से अपना इलाज करवा चुके थे, मगर कहीं से भी अफाका न हुआ। तंग आकर चचा ने किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। मैं भी इकलौती थी तो चचा मुझे अपनी बेटी की तरह देखते और वैसे ही ख्याल रखते जैसे मैं उनकी अपनी बच्ची हूँ। मैं भी चचा की मोहब्बत देखकर अक्सर उनसे छोटी छोटी फरमाइशें करती थी, जो चचा हमेशा से पूरी करते थे। अक्सर अम्मी मुझे इन सबसे मना करती, मगर मैं फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। मुझे शुरू से ही स्कूल जाने का शौक था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, इसलिए मैं शुरू में स्कूल जाती थी। मगर अब्बू की वफात के बाद मैं फिर कभी दोबारा स्कूल नहीं जा सकी और मेरा तालीम हासिल करने का शौक अधूरा रह गया। जिंदगी गुजरती रही। सारा दिन घर पर अकेली होती थी। करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए मैंने सेंटर ज्वाइन करने का सोच लिया। उन दिनों मैंने अम्मी से सेंटर जाने की फरमाइश कर दी। पहले तो उन्होंने मेरी बात न मानी, मगर जब चचा ने मेरी सिफारिश अम्मी से कर दी तब उन्हें मानना ही पड़ा और यूं वक्त गुजारी के लिए मैंने सेंटर जाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि चची को मेरा सेंटर जाना अच्छा नहीं लग रहा, जिसका साफ पता इससे लग रहा था कि जब वो अम्मी से मेरे सेंटर ना जाने को कह रही थी। जाने क्यों मुझे उस दिन पहली दफा चची का रवैया अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने खामोशी से सेंटर जाना छोड़ा और वापस घर पर ही रहने लगी, क्योंकि मैं अपनी वजह से अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। पहले ही वो मेरी वजह से चची की बहुत सी बातों को बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए मैं मजीद अपने लिए और अम्मी के लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर सकती थी। उन दिनों मैंने देखा कि चचा बहुत कम घर पर रहने लगे हैं और वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। पर चचा के लिए परेशान भी थी और उदास भी। पता नहीं क्यों उन दिनों मैंने चचा को कुछ बुझा बुझा सा देखा था। दिन यूं ही गुजरते गए। सर्दी की आमद थी। उन दिनों मैंने पहली दफा चची को परेशान और बुझा बुझा देखा। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो किसी वजह से परेशान हो या फिर चचा और चची के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ हो। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उस दिन पहली मर्तबा मैंने चची से परेशानी की वजह पूछी। उन्होंने आगे से 2-4 बातें सुनाकर मुझे चुप करवा दिया। चची की कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल चची के रवैये से बहुत दुखा, इसलिए मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते गए, जब अचानक एक दिन आधी रात को चची 14 साल लड़के को घर ले आई। उन्हें देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इससे पहले चची कभी कोई लड़का घर नहीं लाई थी। मैंने डरते डरते चची से पूछा, ये कौन है? कहने लगी, मेरा भाई है। मेरी भी बोलती बंद हो गई। मजीद मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए खामोश हो गई। 14 साल लड़का हर वक्त चची के साथ रहता। चची जो कुछ भी कहती वो उनकी बात मान लेता। मैं जब कभी बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझे इशारे से चुप करवा देता। मुझे इस बात से अंदाजा हो गया कि ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहा।
चची ने जिस लड़के को अपना भाई कहा हुआ था, हर वक्त घूंघट में रहता, काले रंग की बड़ी सी चादर से अपने चेहरे को ऐसे ढांप रखता जिससे कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख सकता था। मैंने उसके चेहरे को देखने की कई बार कोशिश की, लेकिन कभी देख ना पाई। मेरी अम्मी को हर वक्त डर लगा रहता था कि घर में जवान लड़का है और है भी बालिग, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत न कर दे। कई बार मुझे ख्याल आया कि जैसे चची भी यही चाहती हैं कि वो अपने भाई के साथ मुझे बदनाम करें, लेकिन जब कई दिन गुजर गए तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अम्मी उसे बहुत पसंद थी, जैसे अम्मी उसकी सगी माँ हो। रात को मैं पानी पीने की गर्ज से कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि चची चचा के साथ लड़ रही हैं और वो बार बार अपने भाई का ही जिक्र कर रही हैं। लेकिन उस वक्त मैंने बहुत अजीब नाम सुना जो मुझे समझ नहीं आई। मैं तब उनकी बातों को झटक कर अपने कमरे में चली गई। अगली रोज जब काम करने के लिए किचन में गई तो चची ने मेरी अम्मी से बात की कि वो घर की सारी जायदाद अपने भाई के नाम करवाना चाहती हैं। अम्मी कहने लगी कि मैं अपना हिस्सा तुम्हारे भाई के नाम क्यों करूंगी? घर का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, आधी जायदाद तुम्हें पहले ही मिल चुकी है, बाकी की जायदाद वो हमारे हिस्से में है। अब ये तुम क्या बोल रही हो? शाम को जब चचा घर वापस आए तो अम्मी ने सारा माजरा उनके गोश गुजार कर दिया, जिसके बाद चचा कहने लगे, नसरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चाहता हूँ कि हम सारी जायदाद नसरीन के भाई के नाम कर दें। कल को ये आपकी, हमारी और इस घर की देखभाल करेगा। अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे हिस्से की जायदाद तो चले ठीक है, मैं अपनी उज़्मा का हिस्सा नसरीन के भाई के नाम कैसे कर दूं? पराया धन है, कल को हमारे साथ पता नहीं कैसा सलूक करेगा। चचा किसी तौर पर राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि अम्मी को मुसलसल मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह इस बात पर राजी हो जाएं। लेकिन अम्मी अपनी बात की पक्की थीं। अम्मी मुझे कहने लगी, शायद तुम्हारे चचा ने मुझे इसीलिए इस घर में रोक रखा था कि वो हमारी सारी जायदाद अपने भाई के नाम कर दें। अम्मी मुझे कहने लगी कि अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही घर छोड़कर चले जाते हैं। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अम्मी को मशवरा दिया कि आप एक काम करें, आप चचा से एक बार फिर बात करें, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए। मैं जब रात को सोई तो मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं चची के भाई के साथ बात करूं कि तुम जब से हमारे घर में आए हो घर का माहौल अजीब हो गया है, इसलिए फसाद फैलता जा रहा है। सुबह जब मैं नमाज पढ़ के किचन में गई तो चची का भाई वहां पहले से ही मौजूद था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, देखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो अपनी बहन से ले लो। तुम सारी जायदाद क्यों अपने नाम करवाना चाहते हो? दूसरों का हक मारना गलत है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ मुझे हाथ के इशारे से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उस वक्त मैं उसका चेहरा न देख सकी। अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे कि चची कहने लगी, मैं अपने भाई की शादी करना चाहती हूँ ताकि घर में कुछ रौनक हो जाए। दिन गुजरते गए। अब चची ज्यादातर वक्त अपने भाई के साथ गुजारती थी, उसके खाने पीने और हर चीज का बहुत ख्याल रखती थी। चची के लहजे में अपने भाई के लिए बहुत प्यार और मोहब्बत थी, शायद वो उसमें अपनी ममता को तलाश करती थी। उन दिनों मैंने एक अजीब बात महसूस की, चची अपने भाई के लिए लड़की को तलाश कर रही थी। मुझे चची की ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अभी तो उनका भाई बहुत छोटा था और वो उसकी शादी करना चाहती हैं। पता नहीं उस दिन मुझे शक सा गुजरा कि चची हमसे कुछ छुपा रही हैं। उस दिन मैं चची और उसके भाई के बारे में सोच रही थी जब अचानक चची ने अपने भाई की शादी का ऐलान कर दिया। चची के लहजे से खुशी साफ झलक रही थी कि वो अपने भाई की शादी से बहुत खुश है। चची अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग गई और यूं शादी का दिन आ पहुंचा। बहुत धूमधाम से शादी करके चची अपने भाई की दुल्हन को दूसरे घर से ब्याह कर अपने घर ले आई। सारे दिन की थकान के बाद मैं अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी तो सोचा दुल्हन कैसी होगी, इसलिए दुल्हन देखने के लिए मैं अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में गई, मगर वहां चची को देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे कमरे का छत अपने सर के ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि जिस लड़के को चची घर लेकर आई थी वो चची का भाई नहीं था। मैंने चची से पूछा कि ये लड़का कौन है? वो कहने लगी कि मेरा भाई है। जब मैंने कहा कि ये आपका भाई नहीं है तो कहने लगी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जब ये बात मैं मम्मी को बताने के लिए कमरे से उठी तो चची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हें सारी कहानी सच बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। चची के आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ कि वो बे औलाद थी।
और मैं चची को अपनी माँ की जगह समझती थी, मगर शायद चची मुझे अपनी बेटी नहीं समझती थी। चची कहने लगी, तुम्हारे चचा ने छुपकर दूसरी शादी की है और ये तुम्हारे चचा की दूसरी बीवी में से है। वो चचा की दूसरी बीवी से चचा की औलाद थी, जिसे चची चचा के दूसरी बीवी की वफात के बाद अपने घर ले आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ऐसा था तो चचा को चची को सब कुछ बता देना चाहिए था, मगर दोनों ने मिलकर झूठ से काम लिया। मुझे अभी भी उनकी बात पर शक था। मैंने राज रखने का वादा किया और वहां से उठ गई। अलबत्ता चचा चची ने शादी का सारा ढोंग किया था, ताकि लोगों को लगे कि लड़के की कम उम्र में शादी हो गई है, जिससे खानदान में से कोई भी वकार का रिश्ता न मांगे। मैं चची की चालाकी को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन मैं अभी सबको बताना नहीं चाहती थी। अभी इस वाक़ये को 2 दिन नहीं गुजरे थे कि मैं रात के वक्त अम्मी के कमरे में गई और अम्मी को देखा तो वो किसी की तस्वीर पकड़े रो रही थी। मैंने रोने की वजह पूछी तो वो बात टाल गई। मेरे दिल को बहुत बुरा लगा कि अम्मी क्यों रो रही हैं। शायद अबू को याद करके रो रही हैं। अम्मी ये बात भूल चुकी थी, मगर जब मैं उनके कमरे में सफाई करने गई तो देखा कि अम्मी किसी छोटे बच्चे की तस्वीर तकिए के नीचे रखी हुई थी। वो तस्वीर जब मैंने देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो चची की सौतेली औलाद थी। अब किसी भी तरह से मुझे तस्वीर का राज जानना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पता करूं कि असल माजरा क्या है। मैं तस्वीर लेकर अम्मी के पास चली गई और उन्हें कहा कि सच बताएं ये कौन है। अम्मी ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अम्मी तस्वीर में मौजूद लड़के को बेटा बोल रही थी। बहुत छोटी उम्र में ये गायब हो गया था। अब चचा की सौतेली औलाद है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। कुछ सोचकर मैं चचा के पास चली गई। उन्हें बाबा की कसम दी कि सच बताएं कि मेरा सगा भाई है ना। चचा ने रोना शुरू कर दिया कि मैंने वकार को गायब करवाया था क्योंकि मैं बे औलाद था। मैं अब तक इसकी परवरिश कर रहा था। सारी बात मुझे समझ आ गई थी। अम्मी को एतमाद में लेकर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पहले तो वो बहुत रोईं, फिर जब पता चला कि उनका बेटा जिंदा है तो वो खुश हो गई। वकार मेरा भाई था, ये बात ही मुझे खुशी में मुब्तला कर रही थी। मैं और भाई अब साथ रहते हैं। चचा और चची को हम माँ बाप की तरह ही समझते हैं, ताकि उन्हें कभी महसूस ना हो कि वो बे औलाद हैं। अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद दे।